हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल एडुकेयर्स वीकली लीगल न्यूज़ सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम लेकर आते हैं आपके लिए फ्रेश अपडेट्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन। झारखंड हाई कोर्ट ने अलेजिड लैंड स्कैम केस में हेमंत सोरेन को रेगुलर बेल ग्रांट कर दी है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को उनके सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरेस्ट कर लिया गया था। So let's start with the ED's case first against Hemant Soren. The story began with an investigation into a different case regarding the fraudulent acquisition of 4.4 acres of land that is owned by the Ministry of Defence. As the investigation proceeded, they stumbled upon a group of individuals and government officials who had formed a land grabbing syndicate. इस ग्रुप में डेप्यूटी कमिश्नर छवि रंजन एंड भानु प्रताप और रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर एट द सर्किल ऑफिस इन बारागेन रांची इन्वॉल्व थे। 9 फरवरी 2023 को बारागेन के सर्किल ऑफिस में एक सर्वे के दौरान फॉल्सिफाइड एंड टेम्पर्ड रिकॉर्ड्स मिलते हैं एंड इट वाज सस्पेक्टेड दैट भानु प्रताप, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स थे, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को हेल्प कर रहे थे ये अलेजिड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने में। जब रेड्स की गई तो उनके घर से 11 ट्रंक्स ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड 17 ओरिजिनल रजिस्टर को भी सीज किया गया। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो ये क्लियर होता है कि भानु प्रताप अपने साथियों के साथ मिलके ओरिजिनल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को टेम्पर कर रहे थे। उन्होंने फर्जी डीड्स बनाई और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से बदल दिया। एविडेंसेस के तौर पर हैंड रिटन डायरीज मिली जिसमें कैश पेमेंट्स एंड करप्ट ट्रांजैक्शन का जिक्र था। अब इन सब में हेमंत सोरेन का क्या रोल है? तो अकॉर्डिंग टू ईडी, सेंट्रल टू दिस सागा वाज हेमंत सोरेन, who allegedly acquired 8.8 acres of land at Baragen through illicit means. Witnesses identified the land enclosed by a stone wall as being under Soren's possession and 29th of January को उनके premises की तलाशी में 36 लाख कैश, एक BMW कार और कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। जब भानु प्रताप को इंटेरोगेट किया तो उसने अपने इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में और भी छेड़छाड़ वाले रिकॉर्ड्स मिले जो इलीगल बेनिफिट्स देने के लिए बनाए गए थे। फ्रॉडुलेंट लैंड ट्रांजैक्शन को लेजिट दिखाने की कोशिश भी सामने आई जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दिए गए। अपने आप को बचाने के लिए हेमंत सोरेन के साथी राजकुमार पहन ने एक एप्लीकेशन डाली ताकि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को बदल दिया जाए। ये मूव इसलिए था ताकि सोरेन के इन्वॉल्वमेंट को छुपाया जा सके, लेकिन एविडेंसेस क्लियर थे। सोरेन ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके लैंड को इलीगली एक्वायर और होल्ड किया। तो ये था ईडी का केस अगेंस्ट हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के काउंसिल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आर्ग्यूज अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस। उन्होंने बोला कि सिर्फ प्रॉपर्टी का पोजेशन होना, चाहे एक्चुअल हो या फिर कंस्ट्रक्टिव, कोई क्राइम नहीं है। फोर्सिबल पोजेशन भी पीएमएलए 2002 के अंडर शेड्यूल ऑफेंस नहीं है। मिस्टर सिब्बल ने हाईलाइट किया कि ईडी प्रेडिकेट ऑफेंस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती और इस केस में कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। अगर मान भी लें कि लैंड पिटिशनर के पोजेशन में थी तो भी ये प्रूव नहीं करता कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से ली गई है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो प्रॉपर्टी को पिटिशनर या उनकी फैमिली से लिंक करे। उन्होंने कहा अगर पिटिशनर ने किसी को फोर्सिबली डिस्पोजेस किया होता तो विक्टिम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते थे। उन्होंने राजकुमार पहन के 71A के अंडर रेस्टोरेशन एप्लीकेशन का जिक्र किया जो अलाउ हो गया था और पहन के ओनरशिप एस्टेब्लिश करता है जो ईडी के केस को काउंटर करता है। मिस्टर सिब्बल ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट का जिक्र किया जो दिखाता है कि मैटर सिविल है, क्रिमिनल नहीं है। सार कोर्ट के ऑर्डर वैलिड है और रजिस्टर्ड सेल लीज डीड्स इंडिकेट करती है कि प्रॉपर्टी राजकुमार पहन की है, पिटिशनर की नहीं है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ये जो लैंड है ये भूइंहारी लैंड है जो सेक्शन 48 ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंदर सेल या ट्रांसफर नहीं हो सकती, जो कोर्ट ने कंफर्म किया। ये ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशन को इनवैलिडेट करता है। सो इन शॉर्ट, मिस्टर कपिल सिब्बल एक्विजिशन चार्ज को रिफ्यूट करते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि अगर फोर्सिबल पोजेशन भी हुई हो तो भी ये पीएमएलए के अंडर शेड्यूल ऑफेंस नहीं है, इसलिए प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो जाता है। अब आते हैं कोर्ट के डिसीजन पर। कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में पिटिशनर का नाम नहीं मिला है। ईडी का ये कहना है कि उन्होंने टाइमली एक्शन लेकर लैंड के इलीगल एक्विजिशन को रोका, लेकिन ये स्टेटमेंट एम्बिगुअस लगता है क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स के मुताबिक लैंड 2010 से ही पिटिशनर के पोजेशन में है।
भानु प्रताप के मल्टीपल स्टेटमेंट्स के थ्रू ये पता चला है कि मनोज कुमार सर्किल ऑफिसर बारागैन के कहने पर उन्होंने जमीन की वेरिफिकेशन की थी और वेरिफिकेशन प्रोसेस में आंचल आमीन भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने भी ये एडमिट किया कि ये जमीन पिटिशनर की मालिकाना में है। भानु प्रताप के स्टेटमेंट से यह भी पता चला कि उन्होंने सिर्फ 8.8 एकड़ जमीन नहीं बल्कि और भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया था। यह मैनिपुलेशन एक्टिविटीज का स्कोप काफी ब्रॉड था। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिटेल्ड एविडेंस चेक करना ट्रायल कोर्ट का काम है, लेकिन बेल कंसीडर करते वक्त यह स्टेटमेंट जरूरी है। सेक्शन 45 पीएमएलए के अंडर रीजन टू बिलीव को कंसीडर किया गया ताकि यह देखा जा सके पिटिशनर गिल्टी है या नहीं। कोर्ट ने सरप्राइज एक्सप्रेस किया कि ये लैंड बकास्ट भूइहारी है जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 48 के अंडर नॉन ट्रांसफरेबल है और वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड्स अभिषेक एलियास पिंटू प्रेस एडवाइजर तक ट्रेस हुए जो फाइनली भानु प्रताप तक पहुंचे। ईडी ने ये क्लेम किया कि उनके टाइमली एक्शन ने इलीगल एक्विजिशन को रोका, लेकिन इसका कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पिटिशनर ने ये लैंड एक्वायर की होती जब वो पावर में नहीं थे तो आउस्टी ने अथॉरिटीज को अप्रोच क्यों नहीं किया। कोर्ट ने ईडी के क्लेम को क्रिटिसाइज किया। कोर्ट ने कहा कि ये जो लैंड है ये 2010 से पिटिशनर के पोजीशन में है। कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर के कंडक्ट को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है, लेकिन ओवरऑल केस में पिटिशनर के सिमिलर नेचर ऑफ ऑफेंस कमिट करने का कोई भी लाइक्लीहुड नहीं है। यह भी कहा गया कि ट्विन कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए फुलफिल हो गई हैं। कोर्ट ने फाइनली पिटिशनर को बेल ग्रांट कर दी। पिटिशनर को ₹50,000 का बेल बॉन्ड फर्निश करना होगा विद 2 श्योरिटीज ऑफ द लाइक अमाउंट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लर्नेड स्पेशल जज पीएमएलए रांची। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट फॉर्मर हसन बीजेपी एमएलए प्रीतम गौड़ा। कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि विमेन की रिस्पेक्ट एंड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने फॉर्मर हसन बीजेपी एमएलए प्रीतम गौड़ा के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन को स्टे करने से मना कर दिया। प्रीतम गौड़ा के अगेंस्ट आईपीसी और एआईटी एक्ट के अंडर केस रजिस्टर किया गया था जिसमें उन पर एलिगेशन थे कि उन्होंने एक सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम के एक्सप्लिसिट वीडियोज और फोटोज को पेन ड्राइव में सर्कुलेट किए। कोर्ट ने एसआईटी को ऑर्डर किया कि वो प्रीतम गौड़ा को अरेस्ट या डिटेन ना करे जब तक वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई मटेरियल रिकवर करना हो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लिबर्टी दी जाती है। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने इंटरिम ऑर्डर पास किया आफ्टर हियरिंग द प्रीतम्स पिटीशन। इस पिटीशन में विक्टिम द्वारा जो क्रिमिनल केस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया था उसको चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन को नॉर्मेटिव वे में कंटिन्यू किया जा सकता है और एसआईटी प्रीतम को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक क्वेश्चन कर सकती है। सीनियर काउंसिल सीवी नगेश ने पिटिशनर के लिए आर्ग्यू किया कि उनके खिलाफ इन्वोक किए गए ऑफेंसेस का कोई इंग्रेडिएंट नहीं है और रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस बैड इन लॉ है। ये सब पॉलिटिकल विच हंटिंग है और इससे एंड करने की जरूरत है। कंप्लेंट विक्टिम के स्टेटमेंट पर बेस्ड थी जिसमें यह कहा गया कि लोगों में पेन ड्राइव सर्कुलेट होने के बात हो रही है, लेकिन विक्टिम ने डायरेक्टली पिटिशनर का नाम नहीं लिया है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने आर्ग्यू किया पेन ड्राइव सर्कुलेट होने का एलिगेशन किरण शरत और प्रीतम गौड़ा पर है। ये एक्ट पिटिशनर के खिलाफ प्राइमा फेसी ऑफेंस एस्टेब्लिश करता है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हाथ बंधे नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये विमेन की डिग्निटी और लाइफ का सवाल है और सीरियस ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई लेडी इस तरह के केस में झूठ नहीं बोलेगी जो डायरेक्टली उनकी ऑटोनॉमी और प्राइवेसी को अफेक्ट करता है, इसलिए ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने एसआईटी को नोटिस इशू करने को कहा ताकि वो ऑब्जेक्शंस फाइल कर सके। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट लॉयर स्ट्राइक अगेंस्ट न्यू क्रिमिनल लॉज। इस केस में बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल के रेजोल्यूशन को चैलेंज किया गया। रेजोल्यूशन कुछ इस तरह है, रिजॉल्व्ड यूनैनिमसली दैट एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये काउंसिल 1 जुलाई 2024 को ब्लैक डे के रूप में मनाएंगी और वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लॉयर्स अपने जुडिशियल वर्क से उस दिन विराम लेंगे। सारी बार एसोसिएशंस अपने रेस्पेक्टिव एसोसिएशन में प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज करेंगी। पिटिशनर ने बार काउंसिल के अथॉरिटी को चैलेंज किया है जो ऐसे स्ट्राइक को बुला सकती है। पिटिशनर ने एक्स कैप्टन हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को रेफर किया। मिस्टर बासु सीनियर एडवोकेट फॉर बार काउंसिल ने सबमिट किया कि बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल के अथॉरिटी को चैलेंज किया गया है, इसलिए बार काउंसिल को
अपनी एफिडेविट इन ऑपोजिशन फाइल करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बार काउंसिल अपनी एफिडेविट इन ऑपोजिशन 3 हफ्ते के अंदर फाइल करे। उसके बाद अगर कोई रिप्लाई है तो वो 2 हफ्ते के अंदर फाइल हो सकता है। इस पीरियड के खत्म होने के बाद मैटर को लिस्ट किया जाएगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये सेटल्ड पोजीशन है कि किसी को भी स्ट्राइक ऑब्जर्व करने या वर्क सीज करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता। लॉयर्स लिटिगेंट्स के लिए पब्लिक फंक्शंस डिस्चार्ज करते हैं, इसलिए बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल का रेजोल्यूशंस लॉयर के लिए वर्क से विराम लेने का मैंडेट नहीं माना जाएगा। विलिंग एडवोकेट्स को कोर्ट के सामने वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में अपीयर होने का राइट होगा। जो एडवोकेट्स अपने क्लाइंट्स के कॉज को एस्पाउस करना चाहते हैं और उनके इंटरेस्ट को के लिए अपीयर होना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी कोर्सिव मेजर, डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो रैलीज ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया है वो बार एसोसिएशन के लिए एक रिक्वेस्ट के रूप में है, मैंडेट के रूप में नहीं है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट PIL अगेंस्ट वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक PIL को डिसमिस कर दिया जिसमें एलिज किया गया था कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इलेक्शन रैली में एक मंक के बारे में अनसेवरी कमेंट्स किए थे। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऐसे मैटर को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में नहीं डील किया जा सकता। PIL में ये एलिज किया गया था कि चीफ मिनिस्टर ने इलेक्शन रैली के दौरान एक पर्टिकुलर मंक के बारे में कुछ कहा था। इसमें कोर्ट से ये डायरेक्शन मांगी थी कि सोसाइटी की सैंक्टिटी को मेंटेन किया जाए और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को उनके रिलीजियस और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के एफिलिएशन के कारण ह्यूमिलिएशन का ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए। पिटीशन को डिस्पोज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे मैटर को PIL में डील नहीं किया जा सकता, इसलिए हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिटिशनर अपने ग्रीवेंस को वॉइस करने के लिए दूसरे मीन्स अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो कोई भी लीगल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज ओपन है पिटिशनर के लिए। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अलेजेड दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम। आज दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में रिमांड कर दिया है टिल 12 जुलाई। ये FIR CBI ने करप्शन केस के संबंध में रजिस्टर की थी जो अलेजेड दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम से जुड़ी हुई है। केजरीवाल को उनके 3 दिन की CBI कस्टडी के खत्म होने पर जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया तब CBI की जुडिशियल कस्टडी की एप्लीकेशन पर वैकेशन जज सुनैना शर्मा ऑफ राउज एवेन्यू कोर्ट्स ने ये ऑर्डर पास किया। केजरीवाल के काउंसिल सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने एप्लीकेशन का अपोज किया और कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया। फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन अगस्त 2022 से चल रही है। सेकेंड, केजरीवाल को मार्च 21 को ED ने अरेस्ट किया था और 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट कर दी थी। थर्ड, CBI ने जनवरी में कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए और अप्रैल में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ली थी। फोर्थ, केजरीवाल को पहले अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि CBI एपेक्स कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ओवररीच नहीं करना चाहती थी। चौधरी ने कहा कि कोर्ट CBI को ऑर्डर दे ताकि वो सारे मटेरियल को केजरीवाल के अगेंस्ट जो कलेक्ट किए हैं इंक्लूडिंग केस डायरी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। उन्होंने कहा कि मैं ये एप्लीकेशन कोर्ट को असिस्ट करने के लिए मूव कर रहा हूँ। इस पर वैकेशन जज ने ओरली कहा कि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि इन्वेस्टिगेशन और पुलिस कस्टडी के स्टेप्स को ओवरसी करे, लेकिन ये कोर्ट और आयोग के बीच का मैटर है। ये मटेरियल अक्यूज्ड को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। अक्यूज्ड बेल के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकता है। एज पर प्रोसीजर द कोर्ट विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइंग इटसेल्फ ऑन मटेरियल टू सीक रिमांड, but after police custody expires the court has no option but to remand accused to judicial custody। चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिशन दिया गया था कि इन्वेस्टिगेशन जुलाई 3 तक कंक्लूड हो जाएगी। He said, I am praying, please ask the IO that whatever they are saying, your lordships may pin them down so that tomorrow I argue this matter in any forum. I wish to point out something specifically. I leave the entire matter. Nobody can ask for copies of case diary. I am here to assist your lordship fairly. Your lordships may ask them specifically where is that material. कोर्ट ने कहा जो भी स्टेटमेंट्स उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन को लेकर दिए हैं, अगर वो कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं तो वो आपके लिए एक बेल सीक करने का ग्राउंड होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जुडिशियल कस्टडी नहीं ग्रांट की जा सकती। वैकेशन जज अमिताभ रावत ने जून 26 को केजरीवाल को 3 दिन के लिए CBI कस्टडी में रिमांड किया था। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इस स्टेज पर अरेस्ट को इलीगल नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोर्ट ने इसके साथ कहा कि CBI को भी ओवरजीलस नहीं होना चाहिए।
तो ये थी इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. फॉर मोर अपडेट्स एंड insights, be sure to follow us and we'll catch you again next week. Thank you and see you soon.